प्यारे बच्चों नमस्कार। आपके बोर्ड परीक्षा सत्र 2026 के एग्ज़ाम चल रहे हैं। उम्मीद है आपके पेपर अच्छे जा रहे होंगे। आगामी आपका पेपर 26 फरवरी को राजनीति विज्ञान का है और आप बेहतर तैयारी कर रहे होंगे। इसी संदर्भ में कुछ छात्रों की डिमांड थी कि कुछ अंतिम समय में भी कुछ प्रश्न पत्र डिस्कस कर दिए जाएँ ताकि आपका एक रिवीजन हो जाए, क्योंकि जब हम विभिन्न क्वेश्चनों पर चर्चा करते हैं तो उससे एक पूरा सिलेबस माइंड को रिकॉल करने में हेल्प होती है। इसलिए हम आज इसका जो आपके पास सभी लोगों के पास पुस्तक होगी परीक्षा अध्ययन, उसके 2026 के आदर्श प्रश्न पत्र सेट फर्स्ट को डिस्कस कर रहे हैं। स्पेशल अपने स्टूडेंटों के लिए बोलना चाहता हूं कि कृपया करके जो पुराने वीडियो डाले गए थे वो भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो रिकॉर्डेड क्लास होती है कोई पुरानी नहीं होती हैं। एक बार रिकॉर्डेड हो जाती हैं तो आप उसको बार बार भी देख सकते हैं, और जो आगामी बच्चे होंगे उनके लिए भी वो क्लासेस ही है, वो महत्वपूर्ण है। चलिए हम इस पर आज चर्चा करते हैं। तो सही विकल्पों पर फोकस करेंगे। इससे क्या होगा कि कम समय में सभी टॉपिक को एक नज़र मारने में हमको हेल्प होगी। तो अगर अंतिम समय अगर आपने अभी तक भी नहीं पढ़ा है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि कई बार उतने सिंसियर नहीं होते हैं, तो इस टाइम पढ़ लेना चाहिए। अच्छा गैप था आपके लिए। तो 2-3 दिनों में हम डेली एक वीडियो डालेंगे और कोशिश रहेगी कि कम से कम 3 वीडियो आपको मिल जाए। तो सही विकल्प चुनकर लिखना है। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, इसके संबंध में पहले भी हमने चर्चा की है। तो बोल्शेविक क्रांति का संबंध पहले तो है आपका सोवियत संघ से, जिसको हम USSR कहते हैं। तो ये क्रांति कब हुई थी? तो ये क्रांति हुई थी आपकी 1917 में, और इसको किया था आपके लेनिन, एक क्रांतिकारी थे वहाँ के, जो कि काफ़ी फेमस भी हुए। भगत सिंह इनकी किताब पढ़ते थे। तो 1917 में क्रांति हुई है। तो ये निरंतर बाद में 1991 तक बोल्शेविक पार्टी कहीं ना कहीं अस्तित्व में रही। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा भी गया था कि कितने वर्षों तक बोल्शेविक पार्टी अस्तित्व में रही, तो उसको ध्यान दे सकते हैं। बढ़ते हैं अगले दूसरे प्रश्न की ओर। निम्नांकित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो सार्क का फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन, जिसको दक्षेस भी कहते हैं। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। और ऑप्शन है चीन, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका। तो कौन सा देश सदस्य नहीं है? तो आसियान और सार्क के जो सदस्य देश हैं उनका आप नाम याद कर लें। संख्या पूछी जा सकती है कि कितने सदस्य देश हैं। तो सार्क में 8 सदस्य देश हैं आपके, और आसियान में 10। इस प्रकार इसके उत्तर तक जाने के लिए इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा चीन सार्क का सदस्य नहीं है। फिर तीसरा क्वेश्चन, कोविड की शुरुआत निम्नांकित में से किस देश से हुई थी? तो कोरोना एक महामारी के रूप में जो कि 2019 में आया था। इंडिया में वो 2020 में आया, लेकिन वो चीन के वुहान शहर से इसकी शुरुआत हुई, और यह पैंडेमिक के रूप में पूरे विश्व में फैल गया था, और इसकी शुरुआत हुई आपकी चीन से। तो ये महामारी है, ये आपकी जो विश्व की सुरक्षा संबंधी एक आपके सिलेबस में शामिल है, इसलिए क्वेश्चन पूछा गया है। तो महामारी देश के लिए खतरा साबित होती है, और उसकी सुरक्षा के लिए विभिन्न उपाय अपनाए गए थे, जैसे कि सैनिटाइज करना, क्वारंटाइन करना। क्वारंटाइन मतलब जो भी व्यक्ति संक्रमित है उसको
किसी कमरे में अलग रख देना ताकि वह अन्य लोगों से संपर्क में ना आए, क्योंकि ये संक्रमण वाली बीमारी थी। संक्रमण यानी कि छुआछूत, छूने से फैलती है वो, क्योंकि उसका संबंध आपके वायरस से होता है। और वायरस जनित जितने रोग होते हैं वो आपस में किसी प्रकार के संबंध में आने से फैल जाते हैं। फिर है अगला, पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? बर्लिन, वियना, लंदन, रियो डी जेनेरो। तो यह सम्मेलन हुआ था आपका रियो डी जेनेरो में। अगर आप सन याद कर पा रहे हो तो यह आपका हुआ था 1992 में। ये है कहाँ पर? रियो डी जेनेरो। तो ये आपका है ब्राज़ील, जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है, वहाँ पर। फिर समस्या परक देशी रियासत थी। तो समस्या परक देशी रियासत थी कौन? हैदराबाद, भोपाल, जयपुर, अलवर। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा हैदराबाद समस्या परक देशी रियासत थी। और ऑपरेशन पोलो चलाया गया था और उसके माध्यम से इस रियासत को भारत में विलय कर दिया गया था। देखिए, रियासतों का एकीकरण एक महत्वपूर्ण टॉपिक था हमारे सिलेबस में, हमने कई बार उस पर चर्चा की है, जिसमें रियासतों की संख्या 562 या 565 देखने को मिलती है। और इसी संदर्भ में आपकी जम्मू कश्मीर, मणिपुर और आपकी जूनागढ़ और हैदराबाद, ऐसी कुछ रियासतें हैं जिनके बारे में पूछा जाता है। तो आपको जो भी पढ़ाया गया आप उस आधार पर उसको तैयार कर लें। इनके राजाओं के नाम, जैसे कि हरि सिंह और आपके जम्मू कश्मीर के थे, राजा बोधचंद सिंह जो कि मणिपुर के थे, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। आप कृपया बताएं कि जनमत संग्रह के आधार पर कौन सी रियासत को भारत में शामिल किया गया था? इसी संदर्भ में हम देखते हैं कि रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा अपनाई गई थी। और जो उनके सेक्रेटरी थे या सचिव थे, उनका नाम था वीपी मेनन। तो आप इसका भी ध्यान रखें कि उनके सचिव कौन थे? बीपी मेनन। और सरदार पटेल स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री थे। और रियासतों के एकीकरण के कारण को भारत का बिस्मार्क की कहा जाता है, बिस्मार्क, लौह पुरुष भी कहते हैं। और उनके जन्मदिन के अवसर पर 31 अक्टूबर को एकता दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि पूरे भारत को एक करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में भारतीय विदेश नीति का निर्धारक तत्व नहीं है। तो कौन निर्धारक तत्व नहीं है भारतीय विदेश नीति का? देखिए, भारतीय विदेश नीति क्या होती है कि हम जिस नीति के तहत अन्य देशों के साथ अपने संबंध स्थापित करते हैं, कोई नीति तैयार करते हैं, उससे हमारे संबंध बनते बिगड़ते हैं, और किस प्रकार से हमको आगामी चाहे वो व्यापार संबंधी हो, चाहे वो हमारी संस्कृति संबंधी नीति हो देशों के साथ, ये सब विदेश नीति के तत्व होते हैं। तो विदेश नीति का निर्धारक तत्व नहीं है राष्ट्रीय सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, सैन्य गठजोड़, राष्ट्रीय विकास। तो विदेश नीति का निर्धारक तत्व आपका सैन्य गठजोड़ नहीं होगा, जबकि राष्ट्रीय सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय विकास वो सैन्य गठबंधन हो जाएगा। फिर वो जैसे कि नाटो रहेगा, जैसे हमारे स्पेशल भारत की बात हो रही है, तो हम किसी भी सैन्य गुट में शामिल नहीं हैं अभी भी। जैसे नाटो की बात करते हैं हम, तो नाटो क्या करता है? नाटो में नॉर्थ अटलांटिक के जितने भी कंट्री हैं, चाहे वो यूरोप के हैं मुख्यतः, तो उनके द्वारा आपस में सैन्य गठबंधन बनाए गए थे शीत युद्ध के समय, नाटो और वार्सा। तो नाटो में जो अमेरिका के पक्षधर या फिर कहें कि उसके सहयोगी देश थे वो सब शामिल थे। बाकी वार्सा पैक्ट में आपके सोवियत संघ के समर्थक देश शामिल थे। नाटो आपका 1949 में आया था, ये बना था, और वार्सा पैक्ट
55 में बना था। ओके। तो भारतीय विदेश नीति का निर्धारक तो आपका नहीं है, सैन्य गठजोड़, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में हम भारत यूएनओ में शामिल हुआ, राष्ट्रीय विकास के लिए काम करता ही हो, अन्य देशों के साथ विभिन्न संधियों पर हस्ताक्षर करना। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो व्यापारिक संधियां होती हैं, व्यापारिक समझौते होते हैं, तो हमारा मुख्य फोकस ये रहता है कि हम अपने देश का विकास करें। जैसे कि हमको तेल खरीदना है तो रूस से भी खरीद लेते हैं, ईरान से भी खरीद लेते हैं। और अब अगर बात उस तरीके की आए तो अब भाई अमेरिका के साथ भी भारत तैयार हो गया है कि वो जो वेनेजुएला वाला मामला उठा था कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उसको किडनैप करके ले जाकर वहाँ की जो ऑयल डिप्लोमेसी थी उसको चेंज करने का प्रयास किया, क्योंकि वेनेजुएला एक तेल उत्पादक कंट्री है, ठीक है ना। तेल उत्पादन से ध्यान आया कि जो तेल उत्पादक देश है उनका एक संगठन है, उसका नाम है ओपेक, ठीक है ना। तो ओपेक जिसकी स्थापना सितंबर 1960 में हुई थी, है ना। तो वेनेजुएला उसका सदस्य भी है। तो ओपेक कंट्री क्या है, जो तेल का निर्यात करती है। ओपेक एक संगठन का नाम है जिसमें विभिन्न देश जो तेल का उत्पादन करते हैं वो इसमें शामिल होते हैं। फिर देखते हैं कि रिक्त स्थान है, आप उनके बारे में पढ़ चुके होंगे, लेकिन मेरा कोशिश है कि आपको कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा मिल जाएं और आप उसको 2 नंबर वाले या 3 नंबर वाले क्वेश्चनों में उन चीज़ों का उपयोग कर सकें। तथ्य के रूप में उनको आप रखेंगे तो नंबर अच्छे मिलेंगे। रूस के प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन थे? तो रूस के प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति थे बोरिस येल्त्सिन, क्योंकि 1991 के बाद जो इलेक्शन हुए उसके बाद फिर प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति आपके बोरिस येल्त्सिन हुए हैं, ठीक है ना। आप इसको उत्तर भी देख सकते हैं, इसमें नीचे लिखा भी है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय ये कहाँ पर है? नीदरलैंड एक कंट्री है, वहाँ हैग एक शहर है, तो हैग में इसका मुख्यालय रखा गया है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्या करेगा? क्या एक एक आदमी के बारे में भी केस सुन सकता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता। वहाँ पर जो 2 विभिन्न देश हैं उनके बीच के मामलों को सुना जाता है। यदि उनके बीच कोई विवाद होता है, उनके बीच कोई केस है, तो 2 अलग अलग देश जाएंगे और उनके बीच में फैसला किया जाएगा। गरीबी एवं भुखमरी भी राज्य की तो उसका खालिस्तान असुरक्षा का कारण बन सकते हैं। तो गरीबी और भुखमरी राज्य की असुरक्षा का कारण बन सकते हैं। अगर आपके देश में गरीबी है तो आगामी समय में क्या होता है कि जैसे कि अभी 2005 के पहले तक हमारे क्षेत्र में, या कहें कि बुंदेलखंड, या फिर आपको जानकारी होगी कि कुछ गिरोह या फिर चोरी डकैती मर्डर जैसी घटनाएं काफ़ी होती थी। उसका कारण गरीबी भी था और अराजकता तो था ही, क्योंकि लोगों के पास यदि खाने पीने की वस्तुएं नहीं होगी तो फिर व्यक्ति उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ करेगा, चोरी करेगा, लूटपाट करेगा, या जिनके पास अधिक संपत्ति होगी उनको धमकाएगा, छुड़ाएगा। भुखमरी होगी तो भाई वो कुछ ना कुछ करके अपना पेट भरेगा, और कुछ ना कुछ में फिर कुछ नेगेटिव चीज़ें भी आ जाती हैं, तो ये राज्य की असुरक्षा का कारण बन सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि अपने पड़ोसी देश के रूप में पाकिस्तान एक गरीब देश ही है वो, तो आए दिन आतंकी हमले करना, क्यों? क्योंकि ऐसे लोग जो हमला कराना चाहते हैं, जो आतंकी आते हैं, उनको कुछ पैसे दे देते हैं ताकि उनको लगे कि ठीक है भाई, इतना पैसा मिल गया है, हम वैसे भी कुछ कमा पा नहीं रहे थे, तो दूसरे देश में जाके या तो बच जाएंगे, नहीं बचेंगे तो अगर मर भी जाएंगे तो हमारे परिवार वालों को कुछ ना कुछ ये लोग हेल्प कर देंगे, इसलिए वो जान की बाजी लगा के आ जाते हैं। गरीबी हो तो हो सकता है किसी को आप 100 रुपये की दारू पिला दें और बोल दें कि भाई तुम उसके साथ ऐसा कर दो, तो वो गरीब है ना, वो गरीब
शारीरिक रूप से भी गरीब होते हैं, वो लोग मानसिक रूप से गरीब होते हैं, आर्थिक रूप से गरीब होते हैं। सोचने समझने की क्षमता नहीं है। भूखे व्यक्ति को आप खाना दो, वो कुछ भी कर देगा। तो ये राज्य की असुरक्षा का कारण बन सकते हैं। वैश्वीकरण से आर्थिक क्षेत्र में किसका जन्म होता है? तो कंपटीशन यानी प्रतियोगिता का जन्म होता है आर्थिक क्षेत्र में। हम देख रहे हैं कि विभिन्न प्रकार की कंपनियां, इसके अलावा आपकी जो विभिन्न ई कॉमर्स है, ई प्लेटफॉर्म है, जैसे कि अमेजन, फ्लिपकार्ट, उसमें बहुत सारी कंपनियां हैं और विभिन्न मार्केट की वस्तुएं एक साथ, आप कोई भी चीज़, जैसे कि आपने सर्च किया कि कोई घड़ी खरीदनी है, तो घड़ी आप जो जो 100-200 रुपये की कोई घड़ी मार्केट बना रहा है, हो सकता है कि 100-200 रुपये और लगाकर कोई अच्छी कंपनी की घड़ी मिल जाए। तो उन कंपनियों के बीच में काफ़ी कंपटीशन हो जाएगा कि हमको अच्छी क्वालिटी देनी है, नहीं तो हमारी चीज़ नहीं बिकेगी। और आप देख पा रहे हो कि कुछ समय से पहले कुछ निश्चित ब्रांड काम करते थे, कुछ निश्चित कंपनी की चीज़ें बिकती थीं, लेकिन अब थोड़ा सा चेंज करके उसी कंपनी में हल्का हल्का सा चेंज कर देंगे। जैसे कि आप पानी की बोतल देखते होंगे, बिसलरी, आप थोड़ा सा ध्यान से देखना, कभी भी बिसलरी की बोतल में हो सकता है कि आपको लगे कि मैंने बिसलरी की बोतल खरीदी है, लेकिन वो हो सकता है कि किसी दूसरी कंपनी की हो। उसमें एक आध दो बिसलरी के जो अक्षर होंगे उसको चेंज कर देगा, कहीं बिसलरी में एल हटा देगा, कहीं ई हटा देगा, यानी कि वो कोई लोकल ब्रांड बना रहा है, लेकिन उसके चक्कर में वो भी बिक रहा है, यानी बिसलरी को नुकसान पहुंच रहा है। ठीक है ना, यानी कि ब्रांडों में कंपटीशन हो गया। तो आर्थिक क्षेत्र में प्रतियोगिता का जन्म होता है वैश्वीकरण से। तो वैश्वीकरण क्या है, हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, एक स्पेशल वीडियो भी डाला था, आप उसके बारे में जाके देख सकते हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में है, उससे 100% एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो कृपया करके आप देख लें, 10-15 मिनट का वीडियो होगा वो। तो अधिक आलसी ना करें, चलते फिरते भी, काम करते हुए भी उसको एक मनोरंजन के रूप में भी सुन लेंगे तो कुछ कॉन्सेप्ट ठीक हो जाएंगे आपके। तो वैश्वीकरण क्या होता है कि एक ऐसा मार्केट जिसमें सभी देशों को अपने अपने प्रोडक्ट लाने की आज़ादी है, वहाँ कुछ निश्चित नियम कानून है, जिसको WTO देखता है, विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1995 में हुई थी। और इस प्रकार से वैश्वीकरण एक आर्थिक वस्तुओं को बेचने के लिए या सेवाएं देने के लिए आपको एक मार्केट उपलब्ध कराता है, और उससे हमको सस्ते दामों पर उन वस्तुओं की उपलब्धता हो जाती है। तो वैश्वीकरण आर्थिक रूप से कहा जाए तो एक अच्छी प्रोसेस है, जिसमें सभी लोगों तक चीज़ें पहुंच रही हैं, कम समय में पहुंच रही हैं। इसके अलावा हमको चीज़ों को परखने में आसानी होती है। ठीक है ना। अब देखते हैं कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो पहले देखना पड़ेगा कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी भाई। तो कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, और हमारे देश की सबसे पुरानी पार्टी है। 1885 में इसकी स्थापना हुई, और इसके जो संस्थापक कहा जाए तो A.O. ह्यूम। ठीक है ना, A.O. ह्यूम इसके पार्टी के संस्थापक रहे हैं। तो सबसे पुरानी पार्टी है। उसके बाद इसकी कमान व्योमेश चंद्र बनर्जी ने विभिन्न जो अधिवेशन होते थे उसमें संभाली उन्होंने। फिर कांग्रेस ने 1975 में जन विरोध को दबाने हेतु किसको लागू किया था। तो हमने आपातकाल के बारे में पढ़ा था। इमरजेंसी के टाइम पर जो जन विरोध हो रहा था, या उसके पहले जो घटनाएं घटी आपकी गुजरात और बिहार में, स्टूडेंट ने जो आंदोलन किए थे, क्योंकि महंगाई बढ़ रही थी, भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा हो रहा था, इसलिए इंदिरा गांधी सरकार का खूब विरोध हो रहा था। ठीक है ना। तो जन विरोध को दबाने के लिए आपातकाल को लागू किया गया था। आपातकाल कब लागू किया गया था? 25 जून 1975 को। तो आप तिथि भी याद रखें, 25 जून 1975 को आपातकाल लगा। और आपातकाल के समय जो सरकार ने लोगों के साथ गलत बर्ताव किया,
उसकी जांच के लिए फिर शाह आयोग का गठन किया गया था। शाह आयोग, ये अपने में शाह नहीं है, शाह आयोग अलग था, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, शाह आयोग, ठीक है ना। क्या आप बता सकते हैं कि लियाकत और नेहरू समझौता क्या था? उम्मीद है आप बताएंगे, कमेंट बॉक्स में जानकारी है तो आप 2 लाइन में बता सकते हैं। मैं आपको हिंट कर दूं तो ये जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तब से संबंधित है, ठीक है ना। सत्य असत्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं। हमारा देश भारत चीन के मध्य मैक-मोहन रेखा को मानता है, तो हमारा देश तो मानता है मैक-मोहन लाइन को, ठीक है ना, और ये भारत चीन के मध्य ही है, तो सत्य हो जाएगा। इंडिया और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? तो रेड क्लिफ एक रेखा है, रेड क्लिफ, ठीक है ना। विश्व स्वास्थ्य संगठन के 6 प्रधान अंग हैं, तो यह सत्य है, जिसके बारे में अपन ने क्लास में चर्चा की थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन जो कि कब स्थापित हुआ था? 7 अप्रैल 1948, इसलिए 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन करेगा क्या? भाई क्या करेगा? जो भी नई नई बीमारियां आ रही हैं उनके लिए दवाई की खोज करेगा, टीकाकरण करवाएगा। टीकाकरण क्यों करवाता है? क्योंकि लोगों के अंदर पहले से, जैसे कि टिटनेस है, जैसे कि मलेरिया, क्या बोल सकते हैं, पोलियो है, और जो चिकन पॉक्स हो जाता है जिसको छोटी माता कहते हैं लोग, तो ऐसे विभिन्न रोगों को पहले से ही, मतलब कि वो रोग हो ही ना, तो उनको बचपन में जो टीकाकरण का अभियान चलाया जाता है, कहीं ना कहीं ये WHO, जिसको विश्व स्वास्थ्य संगठन भी कहते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके द्वारा ये सब काम कराए जाते हैं। महामारी के टाइम पे ये काफ़ी सहयोग करता है, सभी देशों तक आवश्यक संसाधन भेजना, ये सब उसके काम होते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग फिर है कि तीसरा पॉइंट, कि ग्लोबल वार्मिंग प्रलय का कारण होगा। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होती क्या है? ग्लोबल यानी विश्व, वार्मिंग, बार मतलब होता है गर्म होना, तो विश्व अगर गर्म होगा तो क्या प्रलय हो जाएगा क्या? तो हाँ, ऐसी संभावना है, क्योंकि हमारे एक विस्तृत क्षेत्रफल पर जो हिमखंड हैं, जिनको हम बर्फ़ कहते हैं, ये जमे हुए हैं, और बर्फ़ को अगर गर्म करोगे तो क्या होगा? जल का स्तर बढ़ जाएगा। जल स्तर बढ़ जाएगा तो आपका समुद्र तट के पास जितने राज्य हैं, जितने देश हैं, वह डूब जाएंगे। समुद्र का स्तर बढ़ेगा, नदियों का जल स्तर बढ़ जाएगा, तो एक विकराल समस्या हो सकती है, इसलिए इसको प्रलय का कारण माना जाता है। और अभी हमने कुछ समय पहले देखा था कि कुछ देशों ने अपनी राजधानियां भी चेंज की थी, इंडोनेशिया वगैरह ने, तो ऐसी संभावना है ग्लोबल वार्मिंग से प्रलय हो सकता है। और ग्लोबल वार्मिंग के और अन्य नुकसान भी हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग होती कैसे है। तो भाई पृथ्वी के ऊपर CO2 एक अपनी लेयर बना लेती है, और जो सूर्य से प्रकाश आता है धरती में, वह आ तो जाता है, लेकिन वो CO2 की जो परत है वो कंबल का काम करती है, यानी कि वो जो यहाँ गर्मी पृथ्वी ने अवशोषित की है उसका उत्सर्जन नहीं हो पाता है, मतलब उसको परावर्तित नहीं कर पाते वो ठीक से। इस वजह से पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा? हमारे जो धरती है, हमारी जो खेतों की मिट्टी है, वहाँ पर जो अम्लीयता बढ़ जाती है, एसिडिटी हो जाती है उसको। एसिडिटी से जैसे इंसान को हो जाती है ना एसिडिटी, पेट खराब हो जाता है उसका, तो वैसे ही पृथ्वी भी एक जीवित ग्रह माना जाता है, और उसमें किसी भी भौतिक परिवर्तन के जो है वो परिणाम आपको देखने को मिलते हैं। तो संभवतः आप समझ गए होंगे कि CO2 के कारण जो सूर्य का प्रकाश है वह ऊपर नहीं जा पाता है और पृथ्वी गर्म हो जाती है, ये वजह इसका। फिर वैश्वीकरण में पूरा विश्व बट जाता है? नहीं भाई, विश्व एक हो जाता है, और इसको ग्लोबल विलेज भी कहते हैं।
ग्लोबल विलेज, मतलब पूरा जो विश्व है वो एक गांव की तरह हो गया है। गांव मतलब जैसे गांव में ज़्यादा कोई बाउंड्री नहीं होती है, लोग आपस में खूब मिलजुल लेते हैं, वैसे विश्व में आप कहीं भी रहें, किसी प्रकार से रहें, आपकी संस्कृति अलग हो, आपकी भाषा अलग हो, आपके प्रोडक्ट अलग हों, लेकिन हम देखते हैं कि सभी लोग एक दूसरे की भाषा सीख रहे हैं और प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। वो प्रोडक्ट भले ही इस कंट्री में ना बन रहा हो, लेकिन लोग उसको उपयोग कर रहे हैं। टूरिज्म, पर्यटन, हम देखते हैं कि लोग घूमने जाते हैं, सब चीज़ें होती हैं, तो ये विश्व एक होता है, बढ़ता नहीं है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो नीति आयोग की स्थापना जब बहुत लंबे टाइम के बाद 2014 में एनडीए सरकार, जिसको बीजेपी सरकार भी कहते हैं, तो वो सत्ता में आई और जनवरी 15 से एक नए संस्थान का निर्माण हुआ जिसको कहते हैं नीति आयोग। इसके पहले ये काम कौन करता था? योजना आयोग। प्रेजेंट टाइम पर नीति आयोग क्या है? थिंक टैंक का काम करता है। थिंक टैंक क्या होता है? तो थिंक टैंक सरकार की जो रणनीति है, जो योजनाएं हैं, उनको बनाने का काम करता है। और नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो सबको लगभग पता होगा, जो प्रधानमंत्री होते हैं वही नीति आयोग के अध्यक्ष भी होते हैं। नीति आयोग के सीईओ कौन है? आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएंगे, ठीक है ना? इससे आपको याद रहा आएगा, इसलिए सब मैं बोलता हूँ। जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? हलदर था। तो जनता पार्टी अलग है, भारतीय जनता पार्टी अलग है, ठीक है ना? जनता पार्टी आपने पढ़ा होगा, आपातकाल के समय जयप्रकाश नारायण, ये लोग उसके सदस्य हैं, रहे हैं, ठीक है ना? बाद में जनता पार्टी की सरकार बनती भी है, ओके। तो इनका चुनाव चिन्ह हलदर था। ये कथन क्या है? सत्य है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई है? 2015 में, इसलिए असत्य हो जाएगा ये भी असत्य हो जाएगा। ये सत्य है, ये असत्य है। चलिए देखते हैं सही जोड़ियाँ। चीन द्वारा भारत पर आक्रमण कब किया गया? तो 1962 में किया गया था, ठीक है ना? और पंचशील सिद्धांत भारत और चीन के मध्य थे। पंचशील समझौता भी हुआ था भारत चीन के मध्य। कब हुआ था? 1954 में। पंचशील समझौता, ध्यान रखना आप। लेकिन वो सफल नहीं हुआ था, क्योंकि चीन की जो नीति है वो साम्राज्यवादी नीति है, वो शांति वाला देश नहीं है। वो दूसरे देशों को उन पर कब्जा करने की योजना बनाता रहता है। फिर है संयुक्त राष्ट्र संघ का संविधान, ये कब बना? तो संयुक्त राष्ट्र संघ कब बना था? 24 अक्टूबर 1945। संयुक्त राष्ट्र संघ का संविधान, जिसको हम चार्टर भी कहते हैं, है ना, उसका दूसरा नाम क्या है? चार्टर। विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को, है ना? सरकार पेड़ पौधे लगवाती है ताकि पर्यावरण अच्छा बना रहे। हैदराबाद का निजाम, तो हैदराबाद का निजाम कौन था? उस्मान अली खान। देखिए, मैं आपको यहाँ समझाने के लिए इस तरीके से क्रॉस कर रहा हूँ, लेकिन आप ध्यान देंगे पेपरों में सही जोड़ी आमने सामने लिखेंगे बाकायदा। ज़्यादा आलसी नहीं करनी है, नहीं तो चेकियर आलसी कर लेगा फिर नंबर देने में। तो जो समझदार बच्चे हैं कृपया करके चीज़ों को ध्यान में रखें, आमने सामने लिखें बाकायदा। आमने सामने यानी कि ये पूरा सिस्टम उतार दें, एक तरफ का ये भी सब लिखें, और जो सही है, जैसे कि चीन का आक्रमण, चीन द्वारा भारत पर आक्रमण, तो यहाँ लिखें 1962, ठीक है ना, इस तरीके से। फिर पॉस्को इंडिया इस्पात संयंत्र, तो उड़ीसा भुवनेश्वर में लगाया गया था। 1952 से मृत्यु पर्यंत सांसद, इसका मतलब क्या है?
अच्छा, मतलब 1952 से जब तक कि मर नहीं गए तब तक जगजीवन राम कह रहे सांसद रहे आए। जगजीवन राम। हरमिंदर साहब अथवा दरबार साहब। तो हरमिंदर साहब स्वर्ण मंदिर ही हो, अमृतसर में जो मंदिर है सिखों का। तो ये हमने सही जोड़ियाँ पढ़ ली हैं, ठीक है ना। अब हम देखते हैं एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। द कोर्ट ऑफ जस्टिस में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो द कोर्ट ऑफ जस्टिस में 15 न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, 15 न्यायाधीश। आतंकवाद से सुरक्षा किस श्रेणी में आता है? अपरंपरागत श्रेणी में आता है आतंकवाद से सुरक्षा। तो सुरक्षा वाले टॉपिक को आप जरूर पढ़ लें। जैसे WC आपका कौन सा था वो, BWC यानी जैविक हथियार कन्वेंशन। फिर एक था आपका रासायनिक हथियार कन्वेंशन। तो ये आपके 1972 और 1992 के कन्वेंशन थे, आप जरूर पढ़ लें उसको। 3 जा संबंधी प्रश्न किससे संबंधित है? तो जल जंगल जमीन। विभिन्न पर्यावरण सम्मेलन को हमने एक वीडियो में अलग से बनाया था, आप उनको जाके देख लें। पर्यावरण सम्मेलन वो भी पूछे जा सकते हैं। जिससे कि पहला सम्मेलन कब हुआ था? स्टॉकहोम में 1972 में। स्टॉकहोम कहाँ पर है? स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। ओके। तो जल जंगल जमीन पर्यावरण को, जंगलों को बचाने के लिए आदिवासियों का एक नारा था। इसके अलावा आपने पढ़ा होगा मेधा पाटकर, जो कि नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई रही हैं। चिपको आंदोलन पढ़ा होगा, उत्तराखंड से संबंधित था, है ना। अमृता देवी बिश्नोई और सुंदरलाल बहुगुणा। एक चिपको आंदोलन था, एक आपका एपिको आंदोलन था, वो भी साउथ से जुड़ा था, यानी दक्षिण भारत से जुड़ा था। आप उसको भी देख लेंगे। आज़ादी के पश्चात भारत के राज्य कितनी श्रेणियों में विभक्त थे? तो 4 श्रेणियों में विभाजित थे। ये श्रेणियाँ क्या थीं? A, B, C और D। ये 4 श्रेणियाँ थीं जिसमें अलग अलग राज्य डिवाइड थे। ओके। इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के लेखक का नाम क्या था? तो JC कुमारप्पा, ये इस किताब का नाम था। तो इस किताब के लेखक का नाम था JC कुमारप्पा। नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो नेशनल कॉन्फ्रेंस मैंने आपको पढ़ाया था कहाँ? क्षेत्रीय आकांक्षाओं वाले टॉपिक पे। तो क्षेत्रीय आकांक्षाओं, जिसमें जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना शेख अब्दुल्ला ने की थी। ये वहाँ का पहले प्रधानमंत्री था, बाद में फिर उसका उमर अब्दुल्ला लड़का हुआ, उमर अब्दुल्ला वो मुख्यमंत्री था, ठीक है ना। इसके अलावा जम्मू कश्मीर से 370 धारा हटाई गई थी, आपको पता होगा। और ये हटाई गई थी कब? 2019, है ना। पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष पूछ रहा है। काका कालेलकर इसके प्रथम अध्यक्ष थे, 1953 बने थे काका कालेलकर पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष। इसके अलावा पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित आपका BP मंडल कमीशन है, तो उसकी शर्तें मैंने लिखवाई थी, आप उसको पढ़ लेंगे। उसमें मुख्यतः ये था कि भाई 27% आरक्षण उनको दिया जाए, शिक्षा में आरक्षण प्राथमिकता दी जाए, और नौकरियों में भी, इसके अलावा राजनीति में भी प्राथमिकता मिले। इसके साथ साथ 1979 में BP मंडल का जो आयुक्त था वो बना था, उसने अपनी रिपोर्ट 1980 में सौंपी थी। चलिए आज के लिए इतना ही। चलते चलते आपसे कुछ सवालों के उत्तर हम चाहेंगे, आप उनका उत्तर ज़रूर देंगे।
तो आप हमें बताएं कि प्रथम जो परमाणु परीक्षण किया गया था उसका कोड नेम क्या था। इसके अलावा बताएं कि आनंदपुर साहिब प्रस्ताव कब आया था। इसके साथ आप मुझे बताएं कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा का नारा किसने लगाया था। ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। जो छात्र पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों तक इसको शेयर कर दें, और जो हमारे स्कूल के भी छात्र जुड़े रहे हैं उनसे आशा है कि आप उन दोस्तों तक भी चीज़ें पहुंचाएंगे जो अभी हमारे संपर्क में नहीं हैं। देखिए, आप कक्षा 12 के बाद दूसरे फील्ड में जाएंगे, अपनी आगे की पढ़ाई को जारी रखेंगे, लेकिन आप इस बात को भली बात ही समझेंगे कि अगर राजनीति विज्ञान आप पढ़ेंगे तो आपको आगामी जो चाहे कॉलेज लेवल का कंटेंट हो, चाहे वो आपकी आगे जो भी तैयारी करेंगे उसके लिए आपको ज़रूर हेल्प होगी। इसलिए अपने दोस्तों तक इसको सब्सक्राइब करने के लिए थोड़ा प्रयास करें। चलिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। कुछ दिनों की मेहनत और है, तो अपने पेपरों को बहुत बेहतर करें। कोई भी सवाल ना छोड़ें, काटा पीटी ना करें, शुद्ध लिखें, दूर दूर लिखें, पॉइंट से लिखें, हेडिंग डाल के लिखें, तो आप अच्छे अंक पाएंगे, ऐसी आपसे उम्मीद है। नमस्कार।